नमस्कार दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए एक छोटी सी चिट्ठी, सिर्फ एक पेज का कागज, पर उसमें लिखे शब्दों ने एक पूरे रीजन को बारूद के ढेर पर लाकर बैठा दिया। उसमें किया गया एक प्रॉमिस, एक वादा, एक ऐसा वादा जो नफरत, धोखे और फासलों की बुनियाद पर किया गया। जब एक ही जमीन, एक ही मिट्टी, एक ही आसमान, दो अलग अलग समुदायों को एक ही वक्त पर देने का वादा किया गया। और ये वादा किया भी किसने, जिसका वो था ही नहीं। एक तरफ वो जिन्होंने 2000 साल से एक होमलैंड का, अपने खुद के देश का सपना देखा था, यानी ज्यूज, यहूदी, और दूसरी तरफ वो जिन्होंने उस जमीन पर नस्लों से खेती की थी, जिसे अपना घर माना था, यानी अरब्स। और इस धोखे का नाम था द बैलफोर डिक्लेरेशन। आइए जानते हैं कैसे आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले लिखी सिर्फ एक चिट्ठी ने रची ऐसी साजिश जिसको लेकर आज तक भी जंग चल रही है। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये एक आग थी जिसका धुआं आज भी इजराइल गाजा के आसमान में छाया हुआ है। आइए शुरू करते हैं एक ऐसा राज जिसका असर आज तक हर रॉकेट, हर आंसू और हर जिद में छुपा हुआ है। ये कहानी है 1917 की, द बैलफोर डिक्लेरेशन की। एक छोटा सा लेटर जिसने एक नए इजराइल की बुनियाद रखी और पैलेस्टीन में आग लगा दी। 19th सेंचुरी के एंड तक दुनिया की हर सुपर पावर का एक ही मिशन था, एक्सपेंशन। और मिडिल ईस्ट एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन था जहां तेल, पोर्ट्स और ज्योग्राफी तीनों ही कमाल के थे। और तेल पर काफी कुछ निर्भर करता था। ऑटोमन एम्पायर जो टर्की के अंडर में था, उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट का मालिक था, लेकिन अंदर से वीक हो चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस वीकनेस का फायदा उठाना शुरू किया। उनका प्लान था, जब ऑटोमन एम्पायर टूटेगा हम अपना हिस्सा ले लेंगे और मिडिल ईस्ट के सभी रिसोर्सेज को, उसकी जमीन को आपस में बांट लेंगे। एक हिस्सा ब्रिटेन का और एक हिस्सा फ्रांस का। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया और वहीं से ब्रिटेन और फ्रांस को मौका मिल गया। ब्रिटेन ने अपनी पहली चाल चली, जिसमें ब्रिटेन के मैकमोहन और अरब के शरीफ हुसैन के बीच एक सौदा होता है। शरीफ हुसैन उस वक्त हिजाज, जो कि आज के सऊदी अरेबिया का वेस्टर्न रीजन है, उसके रूलर थे और मक्का के शरीफ भी थे। इस्लामिक वर्ल्ड में उनका एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी था, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट में से माने जाते थे। उनका इन्फ्लुएंस अरब ट्राइब्स के बीच काफी ज्यादा था और अरब के ज्यादातर ट्राइब शरीफ हुसैन को बहुत ज्यादा मानते थे। ब्रिटेन ने उनसे कांटेक्ट किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अरब वर्ल्ड में कोई ऑटोमन के खिलाफ एक बड़ी रेबेलियन ला सकता है तो वो शरीफ हुसैन ही हो सकते हैं। जिसमें उन्होंने शरीफ हुसैन को लिखा, अगर आप ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ हमारी मदद करो तो हम आपको अरबों के लिए एक इंडिपेंडेंट किंगडम देंगे। शरीफ हुसैन को लगा उनका सपना पूरा होगा, एक ऐसा अरब किंगडम जो मक्का से लेकर सीरिया, इराक और पैलेस्टीन तक हो। एक यूनिफाइड अरब एम्पायर जिसमें वो खुद खलीफा की तरह राज करेंगे, जिसका कैपिटल डेमेस्कस होगा। ये सिर्फ इंडिपेंडेंस का सपना नहीं था, बल्कि एक सिविलाइजेशनल अपग्रेड का सपना था, जहां अरब्स अपनी लैंग्वेज, कल्चर और प्राइड के साथ एक नए दौर में प्रवेश करेंगे। ऐसा शरीफ हुसैन का सोचना था और ब्रिटिशर्स के प्रॉमिसेस से उन्हें लगा कि उनका ये सपना सच होने जा रहा है। तभी उन्होंने रिवोल्ट का आगाज कर दिया ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। और यही एंट्री होती है एक ब्रिटिश ऑफिसर की, जिसके नाम पर बाद में एक ऑस्कर विनिंग फिल्म भी बनी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। टी.ई. लॉरेंस एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मिडिल ईस्ट का ज्योग्राफी और कल्चर काफी गहराई से स्टडी किया था। वॉर के दौरान उन्हें ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अरब रीजन में डिप्लॉय किया ताकि वो अरब ट्राइब्स के बीच यूनिटी बनाएं और उन्हें ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ा सकें। लॉरेंस ने अरब ड्रेस पहना, उनकी लैंग्वेज बोली और उनका भरोसा जीता। उन्हें गोरिल्ला वारफेयर सिखाया, रेलवे लाइन उड़ानी तक सिखाई और एक इमोशनल और मिलिट्री कनेक्शन डेवलप किया शरीफ हुसैन के बेटे फैजल के साथ। उनका रोल इतना इंपैक्टफुल था कि उन्हें अरब लोग भी अपना भाई मानने लगे। लेकिन लॉरेंस का असली एजेंडा ब्रिटिश इंटेलिजेंस का था, अरब यूनिटी के जरिए ऑटोमन एम्पायर के पावर को तोड़ना, ताकि ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मिल सके। और वो इसमें काफी हद तक सफल भी हुए और अरबियों को लगा कि अब जल्द ही उनका खुद का एक बड़ा किंगडम होगा। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही गेम चल रहा था। 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक सीक्रेट डील साइन करते हैं
जिसे बोला गया साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट। ये डील एक्चुअल में थी क्या? ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को पता था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर बिखरेगा जरूर, या ये कह लीजिए कि उनका प्लान ही ये था कि इसको ऑटोमन एम्पायर को तोड़ना है। उन्हें मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन चाहिए थी, तेल के भंडार, पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल चाहिए था। दोनों ने सोचा कि अगर पहले से ही डिसाइड कर लें कि किस एरिया पर किसका राज होगा तो बाद में आपस में झगड़ा नहीं होगा। तो इस डील के तहत मिडिल ईस्ट को मैप पर डिवाइड कर दिया गया, जैसे कोई बर्थडे केक को काटकर बांट लिया जाता है। सीरिया और लेबनान जाएगा फ्रांस के अंडर, इराक और जॉर्डन जाएगा ब्रिटेन के अंडर, और पैलेस्टीन उसका स्टेटस इंटरनेशनल जोन बनाने का प्लान था, क्योंकि उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस तीनों धर्मों में, जो कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में बहुत ही पवित्र मानी गई है। ये वाली जमीन है जहां मस्जिद अल अक्सा है, जो इस्लाम के लिए एक पवित्र स्थल है। यहीं पर ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और वो बड़े हुए थे। तो क्रिश्चियनिटी के लिए भी ये एक आध्यात्मिक एपिसेंटर है, और यहूदी धर्म के लिए भी ये जेरूसलम का एरिया उनका सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां उनका प्राचीन टेंपल यानी मंदिर हुआ करता था। इसी वजह से ब्रिटेन ने सोचा कि अगर ये एरिया किसी एक के हाथ चला गया तो बाकी धर्मों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। इसीलिए प्लान था कि इसे एक इंटरनेशनल जोन बनाया जाए, जो कि किसी एक कंट्री का हिस्सा ना हो, बल्कि सबके लिए एक्सेस हो। मतलब एक तरफ अरब्स को प्रॉमिस किया जा रहा था उनका मुल्क, दूसरी तरफ अंग्रेज और फ्रेंच मिलके उसी मुल्क का मैप बांट रहे थे जैसे वो उनका पर्सनल एरिया हो। तो ये ब्रिटिश का प्रॉमिस, जिसे शरीफ हुसैन एक सच्चा वादा समझ बैठे, असल में एक स्ट्रेटेजिक झूठ था। यानी एक तरफ दोस्ती का हाथ और दूसरी तरफ पीठ में छुरा। और ब्रिटेन की चालाकी देखिए, इतनी पॉलिटिक्स से जब काम नहीं चला तो उन्होंने एक तीसरी पार्टी यानी ज्यूज, यहूदियों को भी कुछ इसी तरह का प्रॉमिस किया। ज्यूज दुनिया भर में बिखर चुके थे, लेकिन असल में वो जेरूसलम के ही असली वासियों में से थे। उनका इतिहास वहां हजारों साल पुराना है, लगभग 3000 साल से भी ज्यादा। यहूदी धर्म के मुताबिक जेरूसलम में ही उनका पहला टेंपल यानी सोलोमन का टेंपल बनाया गया था, जो उनकी सबसे पवित्र जगह थी। ये टेंपल माउंट आज भी जुडाइज्म का एक स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इसके एवज में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, जैसे हिब्रू बाइबल, रोमन हिस्टोरियन जोसेफस की राइटिंग्स और डेड सी स्क्रोल्स। ये सब इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ज्यूज का जेरूसलम से गहरा संबंध था। डेड सी स्क्रोल्स एक ऐसे सेट हैं 2000 साल पुराने हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स के, जो 1947 में डेड सी के पास जूडन डेजर्ट में एक केव में मिले थे। इनमें हिब्रू बाइबल का ओल्डेस्ट नोन वर्जन्स के अलावा जूइश कम्युनिटी के कस्टम्स, रूल्स और बिलीफ्स लिखे मिले, जो ये दिखाता था कि उस वक्त के एक्टिव जूइश पॉपुलेशन उस रीजन में रहती थी। ये स्क्रोल्स एक आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है कि जूइश सिविलाइजेशन का वहां गहरा और एंशिएंट प्रेजेंस था। लेकिन 70 सीई में, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले, रोमन एम्पायर ने उनके दूसरे टेंपल को भी तोड़ दिया और उन्हें यानी ज्यूज को वहां से निकाल दिया गया। इसी के बाद शुरू हुआ जूइश डायस्पोरा, एक ऐसा बिखराव जो पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गया। जूस छोटी छोटी कम्युनिटीज में रहने लगे, लेकिन उनकी यादों में जेरूसलम सदैव ही जिंदा रहा। जहां भी गए उन्हें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, पोग्रोम्स, डिस्क्रिमिनेशन और गेटोज में जीवन जीने पर मजबूर हो गए। पर उनका सपना एक बार फिर जेरूसलम लौटने का कभी नहीं छोड़ा गया। यूरोप में उनके ऊपर अत्याचार और बहुत ज्यादा बढ़ गए, खासकर ईस्टर्न यूरोप और रशिया में। होलोकॉस्ट से पहले भी ज्यूज एक इनसिक्योर और कॉन्स्टेंटली थ्रेटेंड लाइफ जी रहे थे। इसीलिए जो कहता है कि ज्यूज पर अत्याचार सिर्फ हिटलर ने किया या पैलेस्टीन डिस्प्यूट के बाद शुरू हुआ, तो वो गलत है। हिस्ट्री के पेजेस बताते हैं कि 12th सेंचुरी के इंग्लैंड में ज्यूज को एक्सपेल किया गया, यानी निकालकर बाहर भगाया गया। 1492 में स्पेन ने उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने या निकालने का फरमान जारी किया। रशिया में 19th सेंचुरी में पोग्रोम्स हुए। यहाँ पोग्रोम्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स जिसमें ज्यूज के खिलाफ हिंसा की गई, उनकी बस्तियों को जला दिया गया, दुकानें लूट ली गई और लोगों को मार दिया गया। सब कुछ अथॉरिटीज की चुपचाप या खुले सपोर्ट के साथ हो रहा था। इसी दर्द, असुरक्षा और पहचान की चाहत ने जन्म दिया एक पॉलिटिकल मूवमेंट को, जिसको बोला गया ज़ायोनिज्म। 1897 में थियोडोर हर्जल ने ज़ियोनिज्म मूवमेंट को स्टार्ट किया। एक अपना होमलैंड होना चाहिए और वो होना चाहिए पैलेस्टीन वाले एरिया में ही, जहां उनका टेंपल माउंट था।
ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ने सोचा अगर हम ज़ायनिस्ट मूवमेंट का सपोर्ट दें, उनको सपोर्ट करें, तो ज्यूज हमें वॉर फंडिंग, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और एक अमेरिकन सपोर्ट भी दे सकते हैं। और इसी के साथ आया एक और प्रॉमिस, बेलफोर डिक्लेरेशन। 2 नवंबर 1917 में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर ने एक लेटर लिखा लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को। रॉथस्चाइल्ड ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के लीडर हुआ करते थे। इस लेटर में कहा गया कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट व्यू विद फेवर द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल। मतलब ब्रिटेन ने पैलेस्टीन, जो कभी ऑफिशियली उनका था ही नहीं और जिसे वो ऑटोमन एम्पायर से जीत कर अपने मैंडेट के अंडर लाने का प्लान बना रहे थे, उस लैंड को ज्यूज के नाम पर कर दिया। उन्होंने कहा हम मदद करेंगे एक जूइश होमलैंड बनाने में। लेकिन उसी लेटर में एक लाइन और थी, प्रोवाइडेड दैट नथिंग शैल प्रेजुडिस द सिविल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन जूइश कम्युनिटीज इन पैलेस्टाइन। यानी ज्यूज को जमीन भी मिलेगी और जो नॉन ज्यूज वहां रह रहे हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। और यही लड़ाई आज तक भी चल रही है ज्यूज और बाकी अरब देशों के बीच। तो अब 3 सालों में ब्रिटिशर्स ने एक ही जमीन का सौदा 3 अलग अलग तरीकों से कर दिया। 1915 में अरब्स को प्रॉमिस किया गया उनका देश। उसी जमीन को लेकर 1916 में फ्रांस के साथ सीक्रेट डील हुई जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट आपस में बांट लिया गया। और 1917 में ज्यूज को प्रॉमिस किया गया एक होमलैंड। एक तरफ से अंग्रेज कह रहे थे तुम्हारा मुल्क तुम्हारा होगा, दूसरी तरफ वो कह रहे थे वो मुल्क हमारा होगा, और तीसरी तरफ कह रहे थे उस मुल्क में हम किसी और को लाकर बसाएंगे। ये थी ब्रिटिश डिप्लोमेसी, डिवाइड एंड रूल का असली एग्जाम्पल। उनका असली गोल था मिडिल ईस्ट का कंट्रोल, चाहे अरब्स हो या ज्यूज, सबको प्रॉमिस दो ताकि सब ब्रिटिश के अंडर रहें, उनके लिए दूसरों से लड़ाई करें और एंड में फायदा होगा सिर्फ अंग्रेजों का। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को पैलेस्टीन का ऑफिशियल मैंडेट पावर दे दिया। 1920 से 30s के दौरान यूरोप से कई जूइश फैमिलीज पैलेस्टीन माइग्रेट होने लगी। अरब्स ने प्रोटेस्ट किया, राइट्स हुए, क्लैशेस शुरू हो गए। ज्यूज कहते रहे ये हमारा प्रॉमिस लैंड है, उधर अरब्स कहते रहे ये हमारा एंसेस्ट्रल घर है। 1948 में ब्रिटिश ने पैलेस्टाइन पूरी तरह से छोड़ दिया। ज्यूज ने डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ इजराइल और ऐसे जन्म हुआ इजराइल का। अरब नेशंस ने तुरंत अटैक किया, पहला अरब और इजराइल वॉर स्टार्ट हुआ और तब से आज तक गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, हर जगह सिर्फ लड़ाई, रॉकेट अटैक्स और सीज फायर का ये साइकिल चलता आ रहा है। तो एक छोटी सी चिट्ठी, 3 अलग अलग वादे और एक ऐसी लड़ाई जो 100 साल बाद भी थमी नहीं है। दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा घिनौनी पॉलिटिक्स आज तक किसी ने की है, क्या लगता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। जय हिंद।